ग्रेडिंग ग्रेडिंग में हमने बताया था कि जो सामान्य प्रायिकता वक्र होता है उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मलाइज्ड ग्रेडिंग करते हैं। ठीक, और आज हम लोग ये देखेंगे कि सामान्य प्रायिकता वक्र क्या होता है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, तो इसलिए जहाँ तक है शायद एक क्लास में ही कंप्लीट ना हो पाए, हम लोग 2 क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। अगर हो जाएगा तो एक में ही हो जाएगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यही है कि व्हाट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य प्रायिकता वक्र से आप क्या समझते हैं और इसके प्रत्यय का क्या उपयोग है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तुम लोगों के एग्जाम में, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो इसका आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट है, जैसे मेजरमेंट की डेफिनेशन है, इन द सेम मैनर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की डेफिनेशन होती है। तो हम तुम्हें प्रेजेंटेशन के थ्रू ही दिखाएंगे, क्योंकि उसमें बिना प्रेजेंटेशन के तुम कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम स्क्रीन शेयर करा रहे हैं, स्क्रीन शेयर करके ही बताएंगे। और इसके पहले पिछले हफ्ते में भी हम लोगों ने देखा था कि इसका शेप कैसा होता है। ऐसे नीचे सीधी लाइन होती है और ऐसे करके इसमें ऊपर एक कर्व बना हुआ होता है। तो अब ये जो कर्व है इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, कैसे ये हमें हेल्प करता है, इसको हमें देखना है। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। अगर तुम में से किसको कहीं पे कोई दिक्कत आए कि हाँ क्या हो रहा है वो नहीं समझ पा रहे, तो तुम लोग पूछना। ठीक, ये देखो, ये जो डायग्राम है ये है सामान्य प्रायिकता वक्र। ठीक है, अब ये जो सामान्य प्रायिकता वक्र है इसका जो आकार है वो इस तरीके से होता है, बीच में ये मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है। हमने तुम्हें इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन बताया था कि जब भी आबादी में कोई चीज़ होती है, पॉपुलेशन में कोई एक गुण होता है जिसको कि हम देखते हैं, तो वो जो गुण होता है उसमें किनारे पर इधर भी और किनारे पर इधर भी जो लोगों की संख्या होती है वो कम होती है, और जो बीच का हिस्सा होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम ये पाते हैं कि जो इसकी ऊंचाई है वो ज़्यादा होती है और यहाँ पर आवृत्तियों की संख्या भी अधिक होती है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं कि ये एक आवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। कोई भी एक चर है, हमने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था कि मान लो लंबाई है, तो लंबाई में जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी लंबाई कम होती है उनकी संख्या भी कम होती है, और जो ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है उनकी भी संख्या कम होती है। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनकी की लंबाई औसत होती है। और इसी तरीके से जो तुम्हारे अन्य गुण भी हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार से होता है। अब अन्य गुणों में बुद्धि ले लो, कम बुद्धिमान भी बहुत कम होते हैं, अधिक बुद्धिमान भी बहुत कम होते हैं। औसत बुद्धिमत्ता वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये औसत को दिखाता है या मध्यमान को दिखाता है। एक मिनट रुको, शायद कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ऐड कर लेते हैं।
तो जब भी तुम्हें हमने कोई सवाल बताया है, कोई भी मध्यमान का हो, मध्यांक का हो, बहुलक का हो, तो जब तुम लोग आवृत्ति वितरण देखते हो अंकों का, तो वहाँ पे जो नीचे के अंक रहते हैं वो भी कम होते हैं और जो ऊपर के अंक रहते हैं वो भी कम होते हैं। आवृत्ति वितरण के जो सवाल रहते हैं जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो 0 से 20 तक भी कम अंक वाले लोग मिलते हैं और ऊपर 30 से 50 में भी जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बीच में हमें मिलता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये जो वितरण होता है, ये वितरण सामान्य प्रायिकता वक्र के रूप में हमें मिलता है। जरूरी नहीं है कि सारे वितरण सामान्य प्रायिकता वक्र के रूप में हो, लेकिन जब हम जनसंख्या में लोगों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, मतलब अगर 20-25 बच्चों का ग्रुप लिया तो उसमें हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम 2500 लोग ले लेंगे तो जो हमारा एक किसी भी गुण का या किसी भी चर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा वो धीरे धीरे करके इसी वक्र के रूप में आता है, जिसे कि हम सामान्य प्रायिकता वक्र कहते हैं। तो ये जो सामान्य प्रायिकता वक्र है, इसकी जो परिभाषा है वो ये कहती है कि सामान्य प्रायिकता वक्र एक सैद्धांतिक, ठीक है, सिद्धांत में मिलता है, वास्तव में नहीं मिलता। लेकिन जैसे हम लोग आदर्श गैस के बारे में पढ़ते हैं ना कि आदर्श ताप हो, आदर्श दाब हो, तो उस पे गैस के मॉलिक्यूल्स एक आदर्श व्यवहार करेंगे, उसी तरीके से हम इसको भी, इसके कॉन्सेप्ट को भी मानते हैं। ये आदर्श स्थिति है और इससे हम कंपेयर करके और चीज़ों को कैलकुलेशन करते हैं कि वास्तविक स्थिति ये है और आदर्श स्थिति में सामान्य प्रायिकता वक्र के बराबर होना चाहिए। तो हम सामान्य प्रायिकता वक्र से कंपेयर करके चीज़ों को कैलकुलेशन करते हैं और एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और इसका ज़्यादातर उपयोग रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है, शोध के क्षेत्र में। ठीक है, तो सामान्य प्रायिकता वक्र क्या है? ये एक सिद्धांतिक, आदर्श और गणितीय वक्र है और इसको ज्ञात किया था फ्रांसीसी गणितज्ञ अब्राहम डी मोइवर ने। ठीक, और इसको जो है, इसका उपयोग फ्रांस के गणितज्ञ थे पियरे साइमन, जिनका नाम कि मार्कूस डी लाप्लास भी था, और जर्मन के भी एक खगोलविद थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये गॉस ने इसको ज़्यादा प्रचलित किया, तो गॉस के नाम पर ही इसको गॉसियन कर्व भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो वक्र है ये प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रायिकता का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, कि मतलब क्या होना चाहिए। जैसे अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हैं तो सिक्के के चित आने की कितनी प्रायिकता है और पट आने की कितनी प्रायिकता है, 50-50% होती है ना। तो ये एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर तुम लोग को इसको ये समझने में दिक्कत आ रही हो कि ये क्या क्या चीज़ है, तो ये इसकी डेफिनेशन जो है ना, सबसे पहले तो इसी को रट जाओ, क्योंकि तुम्हें केवल और केवल आंसर ही लिखना है। ठीक, पढ़ने पे अगर अच्छा समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझ में आता है तो तुम्हें यही लिखना है कि सामान्य प्रायिकता वक्र एक सैद्धांतिक, आदर्श और गणितीय वक्र है। अब इसके बाद किसने इसको ढूंढा, कैसे इसको यूज किया गया, ये इस गणित के सिद्धांतों पर, प्रायिकता सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसी के लिए इसका नाम क्या दिया गया हमको, हमने इसका नाम दिया सामान्य प्रायिकता वक्र। अब इसको देखो, जो हमने तुम्हें बताया कि अभी जो वर्तमान में सांख्यिकी है उसमें एनसीसी का, एनपीसी का, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को, नॉर्मल का एन, प्रोबेबिलिटी का पी और कर्व का सी, एनपीसी भी कहते हैं ना। तो जो वर्तमान में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें एनपीसी का काफ़ी बड़ा रोल होता है। इससे कंपेयर करके बड़े बड़े रिजल्ट्स को हम निकालते हैं। लेकिन जो हमने तुम्हें कहा कि व्यवहार में सामान्य प्रायिकता वक्र की प्राप्ति संभव नहीं होती है, क्योंकि कोई भी चर पूर्ण रूप से इसके रूप में वितरित नहीं होता। लेकिन जो हम बनाते हैं वक्र, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो धीरे धीरे करके एनपीसी के आकार को प्राप्त
कर सकें। जैसे जैसे हम लोगों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो हमें आवृत्तियां दिखती हैं उनका आकार एनपीसी के अनुरूप होता चला जाता है। और इसीलिए जो इसकी प्रवृत्ति है कि जब हम जो एक्चुअल वक्र है, जब हम उसका साइज एन का साइज बढ़ाएंगे तो एन का साइज बढ़ाने पर क्या होगा, धीरे धीरे वो एनपीसी के स्वरूप में आता चला जाएगा। और इसी प्रत्यय का उपयोग करके बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जिनका कि समाधान किया जाता है। ठीक, चलिए। तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अवलोकित आवृत्ति वक्र का आकार भी एनपीसी के अनुरूप होता जाएगा और उसका जो वितरण होगा वो भी धीरे धीरे करके सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुरूप हो जाएगा। और इसी विशेषता के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है। अब इससे आगे आओगे तो फिर तुम्हें देखने को मिलेगा कि इसकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, ये तो था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को हम और सरल शब्दों में बता दे रहे हैं कि आबादी में या पॉपुलेशन में कोई भी जो गुण होता है, तुम लंबाई ले लो, बुद्धिमत्ता ले लो, या कोई भी एक चीज ले लो, इंटरेस्ट ले लो, किसी एक फील्ड में जाने वालों का इंटरेस्ट ले लो, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें उच्च छोर पे मिलेंगे, ज्यादा लंबे होंगे, ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, या किसी एक व्यवसाय में ज्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो उस वो व्यवसाय को बिल्कुल नापसंद करते हो, या फिर वो उसमें इंटरेस्ट ना रखते हो, या फिर कम बुद्धिमान हो। लेकिन ज्यादातर संख्या ऐसे लोगों की होती है जो कि बीच में आते हैं, और ये जो बीच में आते हैं यही जो होते हैं ये मध्यमान को दर्शाते हैं। अब मध्यमान से कम अगर हम बढ़ेंगे तब भी लोगों की संख्या कम होती जाएगी, और मध्यमान से हम ज्यादा की तरफ बढ़ेंगे तब भी लोगों की संख्या कम होती जाएगी। तो ऐसे में अगर हम एक वक्र बनाएं तो वो जो वक्र होगा वो इस वक्र के आकार का होगा, जिसको कि हम सामान्य प्रायिकता वक्र कहते हैं। तो अब इसकी विशेषताओं पे हम लोग आ जाते हैं। पहला है आकृति या शेप। अब इसका विशेषता क्या है कि एनपीसी वास्तव में घंटा आकार, देखो ये बेल के आकार का है ना, जैसे मंदिर में घंटा लगा होता है ना। तो घंटाकार पूर्ण सममित, सिमेट्रिकल, मतलब ये सम इसमें सिमेट्री पाई जाती है। इसको हम अगर दो टुकड़े करें तो ये वाला इसके ऊपर रखा जा सकता है। तो पूर्ण सममित। ठीक है, घंटाकार पूर्ण सममित, जैसे ह्यूमन बॉडी के दो टुकड़े हो सकते हैं, बीच से काट के मिरर इमेज होता है, वैसे ये भी मिरर इमेज होता है। एकल बहुलांकी। एकल बहुलांकी का मतलब होता है जो मोड हम लोग निकालते हैं वो इसमें एक ही होता है। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होता। और सामान्य वक्रता वाला। सामान्य वक्रता का मतलब है ये चीज जो होती है ये मीडियन, मतलब मीडियम है। अगर ये नीचे से एकदम यहाँ से चली जाए तब भी इसको सामान्य नहीं कहेंगे, और एकदम से यहाँ से उठ करके नीचे चली जाए तब भी इसको हम मीडियम नहीं करेंगे। जो इसकी सामान्य स्थिति होती है वो क्या होती है, उसमें ये इसी आकार का होता है जिसको कि हम कहते हैं सामान्य वक्रता वाला। ये जो चीज है ये वक्रता है। अगर ये बहुत ज्यादा होगी तो सामान्य नहीं होगी, और बहुत कम होगी तब भी ये सामान्य नहीं होगी। तो इस वक्र के दोनों सिरों पर आवृत्तियां कम होती, तुम लोग देख सकते हो। बीच में आवृत्ति ज्यादा है, इधर भी कम है और इधर भी कम है। अधिकतम आवृत्तियां केंद्र में स्थित होती हैं जहां पर वक्र का शीर्ष बिंदु स्थित होता है। ठीक है, ये यहाँ पर भी आवृत्ति कम होगी, लोगों की संख्या कम होगी, और यहाँ पर भी लोगों की संख्या कम होगी। ज्यादातर लोग कहाँ पर होंगे, बीच में होंगे, जहां पर कि हमें सबसे ज्यादा इसका मान मिलता है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो सिग्मा है ये दिखाता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, मीन से। ये इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, मतलब एक से एसडी कम, एक एसडी ज्यादा, इधर दो एसडी कम, इधर दो एसडी ज्यादा, इधर तीन एसडी कम और इधर
3 ज़्यादा। इतने में जो 100% लोग होते हैं वो पूरे के पूरे आ जाते हैं। अब तुम लोग ये बताओ कि जितनी चीज़ें मैंने बताई, क्या उसमें से कुछ समझ में आया या कहीं कोई क्वेश्चन है? पहले उसको क्लियर कर लें तब फिर हम लोग आगे बढ़ें। जो बात हमने कही उसमें क्या क्या समझ में आया और क्या क्या नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट तुम लोग के लिए नया है, तो अगर नहीं भी समझ में आता है तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, तुम लोग बता सकते हो। जिसको समझ में आ गया वो भी बताए और जिसको नहीं आ रहा है वो भी बताए। बताओ बच्चों, फिर हम आगे बढ़े। मैम समझ में आया। नाम बताओ बेटे। मैम अंजलि यादव। अंजलि। तो जो चीजें हम कह रहे हैं उनसे कोरिलेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुम्हें? वो नो क्लियर हो मैम। रही? ओके। यस मैम। चलो ठीक मैम है बुक से अंजलि। भी एक बार पढ़ने को तो। हाँ बेटा, ये सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जो अपनी समझ होती है ना, जब उस पर हम कोई चीज एक नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी होती है। चलो और बच्चे बताओ, अंजलि के अलावा। यस मैम आ रहा है समझ। अच्छा ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि ना आने पर फिर ओके मैम। बाद में बैठोगे पढ़ने के लिए तो फिर वहाँ दिक्कत कर सकता है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये मान ले रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की आकृति क्या होती है, सामान्य प्रायिकता वक्र की आकृति क्या होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है इसमें। इसकी देखिए, ये जो है ये तो है इसका गणितीय समीकरण। और बच्चों इसमें हमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ये एज इट इज तुम्हें याद करना होगा। मतलब एनपीसी किस समीकरण के अनुसार बनाया जाता है, तो यही है y इज इक्वल टू एन अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पर y क्या है, x बिंदु पर स्थित कोटि की ऊंचाई, x क्या है, मध्यमान से प्राप्तांक की x की दूरी, जो हम लोग x माइनस एम निकालते हैं। ठीक, सिग्मा प्राप्तांकों का मानक विचलन है, एल कुल आवृत्ति है, पाई स्थिरांक है 3.14 हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, और ई भी एक स्थिरांक है जिसका मान 2.71 होता है। तो तुम्हें इसको केवल याद करना है कि ये क्या समीकरण होता है इसका और किसके अनुसार इसको बनाया जाता है। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये सबसे अच्छी बात है। इसमें केवल आप, मैम हाँ बताओ। मैम e की पावर एक्स स्क्वायर है हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर, स्मॉल एक्स स्क्वायर। अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। हाँ बेटा, ये तुम्हें बुक में मिल जाएगा, सामने लिखा होगा। अगर इसमें ओके कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बुक से देख लेना। ओके मैम। ठीक है, तो ये इसका गणितीय समीकरण होता है। अब आइए अगले पे आ जाते हैं। केंद्रीय मानों की समानता, ये इसका एक बहुत मेजर फीचर होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं मध्यमान का मान जो आता है मध्यांक का उससे अलग होता है और बहुलांक का उससे अलग होता है। तो ये हमारी जो वास्तविक परिस्थितियां होती हैं उसमें ऐसा होता है। लेकिन अगर आदर्श स्थिति में हम पहुंचेंगे तो वहां पर क्या है, मध्यांक, मध्यमान और बहुलांक, मीन, मीडियन और मोड, तीनों का ही मान एक समान होगा। और जो ये तुम्हारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसमें यही चीज होती है कि मीन, मीडियन और मोड तीनों ही वक्र के मध्य बिंदु पर स्थित होते हैं। ये जो हम लोग ने सीधी लाइन देखी थी ना यहाँ पे, देखो ये जो सीधी लाइन है ये मीन को भी दिखा रही है, मीडियन को भी दिखा रही है और मोड को भी दिखा रही है, क्योंकि ये सामान्य प्रायिकता वक्र है। लेकिन अगर हम कुछ बच्चों का टेस्ट लेंगे, मान लो 100 का लें या 200 का लें, और टेस्ट लेने के बाद हम उसके आधार पर सामान्य प्रायिकता वक्र बनाएंगे तो वो बिल्कुल इसी शेप का नहीं बनेगा। उसमें जो मीन होगा, मीडियन होगा और मोड होगा वो अलग अलग आएगा। लेकिन अगर वही 100 की जगह हम 1000 बच्चे कर दें या 2000, 5000, 10,000 कर देंगे, तब उसका जो शेप होगा वो इस फॉर्म में आने लगेगा। ठीक है, तो ये एक मेजर फीचर होता है सामान्य प्रायिकता वक्र का कि इसमें जो केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मान हैं, मीन, मीडियन और मोड, वो सब के सब बराबर
होते हैं। ठीक है, एनपीसी में केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मान अर्थात मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक समान होते हैं और वक्र के मध्य बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखो क्या होता है। दो इसकी और विशेषताएं हैं। एक तो होता है स्कीवनेस। ठीक है, स्कीवनेस इसमें 0 होती है, इसको कहते हैं विषमता गुणांक। तो इसको तुम केवल याद कर लो कि इसमें विषमता गुणांक का मान 0 होता है। इसको विषमता गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं स्कीवनेस, और इसको शो करते हैं एसके से। ठीक है, तो विषमता गुणांक का मान 0 होता है, इसको शो हम कैसे करते हैं, एसके इज इक्वल टू 0। तो विषमता गुणांक का मान जो एनपीसी होता है उसमें 0 होता है। और इसको अगर तुम लोग समझना चाहोगे तो उसमें तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए समझने की बजाय इसको सीधे सीधे याद कर लेना, केवल लिखना ही है तुम्हें। अभी इसका एप्लीकेशन तुम लोग को अगर तुम लोगों ने बीएड किया या फिर तुम लोगों ने एमए किया तब मिलेगा। इससे ज़्यादा की ज़रूरत तुम लोग को अभी बीए में नहीं पड़ेगी। तो बस याद कर लेना कि विषमता गुणांक जो होता है उसका मान यहाँ पर 0 होता है। और दूसरी एक और चीज़ है, वो है वक्रता गुणांक। ठीक है, वक्रता गुणांक जो होती है इसका मान होता है 0.263। 0.263 देखो, ये जो हिस्सा है ये बीचों बीच वाला, ठीक है, ये होता है, इसी का मान 0.263 है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वक्रता गुणांक। ठीक, तो ये 0.263 कहाँ होता है, उसके बीचों बीच में होता है। तो दो गुण हैं, एक है विषमता गुणांक, विषमता गुणांक 0 होता है, और वक्रता गुणांक जो होता है उसका मान होता है 0.263। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि एनपीसी जो है वो न तो बहुत ज़्यादा चपटा होता है, बिल्कुल दबा हुआ भी नहीं होता, और न ही बहुत नुकीला होता है। ये औसत ऊंचाई वाला होता है, और इसके लिए जो वक्रता गुणांक है उसका मान 0.263 होता है। अब इसके देखो नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है अनंत स्पर्शी। अब तुम लोगों ने जो एनपीसी देखी उसमें देखो दोनों ही सिरे जो हमारे हैं वो कहीं पर बंद नहीं हो रहे हैं। ये देख रहे हो, इधर से ये भी आगे जा रहा है और इधर से ये भी आगे जा रहा है, ये इसको नहीं छू रहा है कहीं से भी। ठीक है, तो ये जो वक्र है ये दोनों ही अनंत स्पर्शी होता है। दोनों ही सिरों पर ये मिलेगा कहाँ पर, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, वो अनंत पे जाकर के कोई एक बिंदु हो तो हो जहाँ पर कि ये दोनों आपस में मिल जाएं, अलावा उसके ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं मिलते हैं। तो यही जो गुण है इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया एनपीसी का अनंत स्पर्शी होना। एनपीसी दोनों ही दिशाओं में अनंत की ओर अग्रसर होता है और इसके दोनों सिरे आधार रेखा के निकट तो आते हैं पर वे आधार रेखा को कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो इसको अदर वर्ड्स में ये कहा जाता है कि एनपीसी जो होता है वो आधार रेखा को कहाँ पर स्पर्श करेगा, अनंत पर स्पर्श करेगा। नेक्स्ट है इसमें वक्रता का दिशा परिवर्तन बिंदु। तो दिशा कहाँ पे परिवर्तित होती है, ये चीज़ है, जितने तुम्हारे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है वहाँ वहाँ पर इसकी दिशा परिवर्तित होती है। वक्र जो होता है पहले इस शेप में है, अवतल शेप में, फिर उत्तल शेप में आ रहा है। तो ये चेंज कहाँ पर होता है, ये मध्यमान से एक मानक विचलन ऊपर और नीचे, इधर +1 सिग्मा पे और इधर -1 सिग्मा पे अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेता है। ये जो वक्र होता है ये +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच में आधार रेखा की ओर अवतल होता है। यहाँ से देखो ये अवतल है और इसके बाद ये क्या है, यहाँ से दोनों सिरों पर ये उत्तल होता है। तो ये भी इसकी विशेषताओं में है जिसे कि आपको देना होगा। ठीक,
फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, चतुर्थांकों में समान अंतर, इक्वल डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम मीडियन। तुम लोग चतुर्थांक विचलन पढ़ चुके हो, जो भी हमारे प्राप्तांकों को 4 भागों में बांटता है, ऐसे 3 प्राप्तांक जो होते हैं वो चतुर्थांक कहलाते हैं। प्रथम चतुर्थांक, द्वितीय और तृतीय। जो प्रथम होता है उसके नीचे 25% मार्क्स होते हैं, द्वितीय जो होता है वो मध्यांक के बराबर होता है, और जो तृतीय होता है उसके नीचे 75% मार्क्स होते हैं। तो एनपीसी में प्रथम और तृतीय चतुर्थांकों का मध्यांक से अंतर समान होता है, जो हमने तुम्हें पहले से ही पढ़ाया हुआ है। और ये जो अंतर होता है ये क्वार्टाइल डेविएशन के बराबर ही होता है, जिसे प्रोबेबल एरर भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम Q3 में से मीडियन को माइनस कर देंगे तो वो मीडियन में से QV1 को माइनस करने के बराबर ही होगा, या फिर इसको प्रोबेबल एरर भी कहते हैं। ठीक, तो ये सारी क्वालिटीज इसकी हैं जो कि तुम्हें लिखनी पड़ेंगी। इसको एक बार बैठ के ध्यान से पढ़ोगे तो वो समझ में आएगा। फिर क्या है, चतुर्थांक विचलन और मानक विचलन में संबंध। देखो, चतुर्थांक विचलन और मानक विचलन, ये जो दोनों हैं ये दोनों ही विचलनशीलता की मापों के अंतर्गत आते हैं। तो विचलनशीलता की मापों के अंतर्गत इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है चतुर्थांक विचलन वो 0.6745 सिग्मा के बराबर होता है, और सिग्मा जो होता है वो 1.482 क्वार्टाइल डेविएशन के बराबर होता है। ठीक है, और इसको अगर भाषा में कहेंगे तो एनपीसी में चतुर्थांक विचलन का मान मानक विचलन के मान का लगभग 2/3 होता है। ये इसका रिलेशनशिप है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। सर्वोच्च कोटि, ठीक है, सबसे ऊपर का जो कोटि है वो क्या होता है, ये जो चीज है जो सबसे बीच में हमको मिलेगी इसका मान होता है 0.3989। ठीक है, तो सबसे ऊपर की कोटि जो होती है वो 0.3989 होती है। जितनी हमारी संख्या रहेगी लोगों की उसकी 0.3989 होगी, और इसको सर्वोच्च कोटि भी कहेंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डिनेट इसमें जो होता है वो 0.3989 होता है, और यहाँ पे इस चीज का जो मान होता है वक्र का वो 0.263 के बराबर होता है, जो हम तुम्हें पहले बता चुके हैं। तो ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं होती हैं। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, क्षेत्रफल संबंध। ये है इम्पोर्टेंट कि क्षेत्रफल का क्या संबंध होता है। अब इसमें देखो, हम तुम्हें एक डायग्राम दिखा रहे हैं, जो ऊपर वाला, सॉरी ये कहाँ जा रहा है, जो सबसे ऊपर वाला था उसको देखना पड़ेगा। हाँ, ये देखो, ये जो है ये बीच का जो हिस्सा है ये +1 और ये +1, सॉरी ये -1 ये +1, ये क्षेत्रफल इसके बीच का सबसे पहला बताएगा। फिर उसके बाद -2 और +2 के बीच में जितना क्षेत्रफल आएगा वो बताया जाएगा, और -3 और +3 के बीच में जितना क्षेत्रफल आएगा वो बताया जाएगा। अब -3 और +3 के बीच में लगभग 99% मान आ जाते हैं। ठीक है, तो हम जो क्षेत्रफल संबंध है उनमें यही देखते हैं कि +1 से -1 के बीच में कितने मान आते हैं, +2 से -2 के बीच में कितने मान आते हैं, और +3 से -3 के बीच में कितने मान आते हैं। ठीक है, तो एनपीसी और आधार रेखा के बीच का क्षेत्रफल एनपीसी का क्षेत्रफल कहलाता है, और ये कुल आवृत्तियों को प्रकट करता है। एनपीसी की किन्हीं भी दो कोटियों के बीच का क्षेत्रफल उन कोटियों के सापेक्ष प्राप्तांकों के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। देखो, इसका इस्तेमाल तुम्हें तब होगा जबकि तुम्हें सवाल लगाना हो। अभी तुम्हें केवल इतना ही बता देना पर्याप्त होगा कि कितने के बीच में कितना क्षेत्रफल आता है। ठीक है, तो अब भाषा के रूप में लिखोगे, देखो ये जो मेन चीज़ है वो ये है कि मध्यमान से +-1 सिग्मा, मतलब +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच में जो प्राप्तांक होते हैं वो 68.26 होते हैं, और इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 34.13। ठीक, तो अगर हम इस, चलो भी पहले चीज पढ़ लो फिर उसके बाद बताते हैं।
फिर जो +2 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच में प्राप्तांक होते हैं वो 95.44% होते हैं, और जो मध्यमान से +3 से लेके -3 सिग्मा के बीच में जो प्राप्तांक होते हैं वो 99.74% होते हैं। ठीक है, तो +3 से -3 सिग्मा के बीच में लगभग सभी प्राप्तांक आ जाते हैं, और हम जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसके लिए ये मान लेते हैं कि ये लगभग 100% को शो कर रहा है। ठीक, तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं इसके लिए हम अगर हम बीच वाली लाइन जो है उससे +1 सिग्मा देखेंगे तो उसका मान होगा 34.13, और +1 -1 दोनों के बीच में देख लेंगे तो वही डबल होकर के 68% हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 मानक विचलन की दूरी पर क्या होता है, ये 47.72 होता है, और इसका जो डबल होगा वो हो जाएगा 95.44। फिर इसके जो +3 सिग्मा की तरफ अगर जाओगे तो वो 49.8, एक साइड में 49.8, तो दोनों साइड का मिला करके वो 99.74% हो जाता है। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल का वितरण यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखो कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। अब इसमें जो आपका एजुकेशन का फील्ड है, साइकोलॉजी है और सोशियोलॉजी है, ये जो लोगों से रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, चाहे एजुकेशन ले लो, चाहे साइकोलॉजी ले लो या सोशियोलॉजी ले लो, तो इनके जो अधिकांश चर होते हैं वो सामान्य प्रायिकता वक्र के रूप में वितरित होते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में इसकी सहायता से हम निम्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसमें पहला है कि अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है तो उसमें एक प्राप्तांक दिया हो तो हम एनपीसी से कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि उस प्राप्तांक से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं और ज़्यादा अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, ये हम एनपीसी के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, समूह में किन्हीं दिए गए 2 प्राप्तांकों के बीच में अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या था कि प्राप्तांक दिया है उससे अधिक कितने पा रहे हैं और उससे कम कितने पा रहे हैं। दूसरा क्या है कि 2 प्राप्तांकों के बीच में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं। फिर समूह में किसी विशेष स्थिति वाले विद्यार्थी के लिए प्राप्तांक की सीमाएं ज्ञात करना। देखो इन सब चीज़ों को तुम लोग पढ़ करके और उसको सिंपली याद कर लो, याद करके उसको लिख देना। ठीक है, क्योंकि इनका जो यूज़ है वो तुम लोग को आगे की क्लासेस में करना है। यहाँ पे केवल बस इतना ही तुमसे पूछा जाएगा कि इसके प्रत्यय का क्या उपयोग है। ठीक है, तो पहला क्या है कि दिए गए प्राप्तांक से अधिक कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या को ज्ञात करना। दूसरा, समूह में दिए गए 2 प्राप्तांकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। तीसरा है समूह में किसी विशेष स्थिति वाले छात्र के लिए प्राप्तांक सीमाएं ज्ञात करना। फिर परीक्षण के विभिन्न प्रश्नों का सापेक्षिक कठिनाई स्तर ज्ञात करना। ये काम भी हम लोग एनपीसी के थ्रू कर सकते हैं कि कितने बच्चे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं और कितने बच्चे क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और समूह को इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे समूह में विभाजित करना कि हर एक समूह में जो योग्यता का प्रसार है वो बराबर रहे। वो हम देख करके पहचान लेते हैं कि कितने से कितने के बीच में जो समान योग्यता वाले बच्चे हैं वो आ रहे हैं। तो ये है सामान्य प्रायिकता वक्र के प्रत्यय का उपयोग। ठीक है, तो इसको तुम लोग अब किताब से अपने पढ़ डालो और याद कर डालो। याद इसलिए कह रहे हैं बार बार क्योंकि इसको एक्सप्लेन अगर हम करने चलेंगे और इसका सवाल वगैरह बताएंगे तो वो तुम्हारे किसी यूज़ का भी नहीं है, और एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगा तो केवल इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा तुम्हें लिखना नहीं है। तो इन चीज़ों को पढ़ करके समझ करके, और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो तुम लोग हमसे पूछ भी सकते हो, हम बता देंगे। ठीक है मैम डायग्राम भी बनाना पड़ेगा? हाँ बेटा, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कहाँ पे लाइन खींची है, कहाँ पे +1 सिग्मा है, कहाँ -1 सिग्मा है, कहाँ 0.263 है, कहाँ 0.3989 है, ये सारी चीज़ें देख करके एक ही डायग्राम में अगर बना लो, है ना, तो तुम्हें अलग अलग डायग्राम्स नहीं बनाने पड़ेंगे।
बिना डायग्राम के तुम्हारे आंसर का मतलब नहीं निकलेगा। तुम खुद ही सोचो, अगर हम तुम्हें डायग्राम ना दिखाते और हम तुम्हें पढ़ाते चले जाते तो क्या तुम लोग इस बात को समझ पाते कि हम क्या पढ़ा रहे हैं? नो मैम। है ना? तो डायग्राम इज मस्ट, ये डायग्राम के थ्रू ही चलेगा, क्योंकि ये वक्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। है ना? वक्र का क्या होता है, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो जब आंसर देंगे तो ड्रॉ जरूर करेंगे, बिना ड्रॉ किए ये आंसर कंप्लीट नहीं होगा। इसको करना कैसे है, पहले सामान्य प्रायिकता वक्र क्या है, फिर उसके बाद उसकी चाहे डायग्राम बना दो, फिर लिखो सामान्य प्रायिकता वक्र की विशेषताएं, उसके बाद सामान्य प्रायिकता वक्र के प्रत्यय का उपयोग। ठीक, यस मैम। चलो ठीक है, अब तुम लोग इतना पढ़ लेना, फिर कल क्लास रहेगी, अगर कोई चीज नहीं आती तो कल पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक, मैम एग्जाम के बारे में कुछ पूछना था। क्या बताओ? मैम एग्जाम में दो घंटे का एग्जाम हो रहा है, तो मैम उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कितने पेज का करना होगा? कुछ फ्रेंड्स कह रही हैं कि 3 पेज का करना होगा और 4 क्वेश्चन आएंगे। 12 पेज में आ जाना चाहिए, ये तो इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, हम देखते 12। हैं, अगर मेरे पास होगा वो नोटिफिकेशन तो हम भेज देते हैं। ओके मैम। और एग्जाम नहीं भी होगा अप्रैल में तो होंगे जो मई में होंगे? पैटर्न आया था वो इसी तरीके का था कि 2 घंटे का पेपर होना है, जिसमें कि 4 क्वेश्चंस करने होंगे, और वो 4 क्वेश्चंस 12 A4 साइज के पेपर में आ जाए और उसी को अपलोड करना होगा। ठीक है, ये मैम इतना तो। एग्जाम अप्रैल में होंगे या फिर मई में होंगे? जो अभी टाइम टेबल एक आया है, कॉलेज में तो नहीं मिला है, लेकिन जो अभी सर्कुलेशन में है उसमें तो 15 अप्रैल से एग्जाम्स हो रहे हैं। अब उसमें ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का पेपर कब पड़ रहा है। ठीक है, उसको ओके मैम। देखना पड़ेगा, अभी देखा नहीं था मैंने कि कब है एजुकेशन का पेपर। वैसे तो एक मिड में ही पड़ता है। मैम 1 मई को है। 1 मई मई को है से ना? 3 हाँ मई। 1 मई को। यस मैम। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि एकदम शुरू में नहीं पड़ता है तुम लोगों का, एकदम शुरू में नहीं पड़ता है, पड़ता है बीच बीचों बीच ही लगभग। ठीक है, चलो तब तक तैयारी करो अपनी। मीटिंग एंड करते हैं हम। हाँ, थैंक यू मैम। सेशन हो, कल थैंक यू पूछ। मैम। वेलकम। रिकॉर्डिंग स्टॉप।